अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। मियाँ बीवी का रिश्ता इंतहाई मुक़द्दस और पाकीज़ा डोर में बंधा होता है, लेकिन ज़िंदगी बाज़ औक़ात इस रिश्ते को ऐसे तल्ख़ मोड़ पर ले आती है कि हर चीज़ तहस नहस हो जाती है और इस गर्दाब में लोग फंस जाते हैं। कुछ जान गंवा देते हैं और कुछ जिंदा दरगोर हो जाते हैं, जिनकी सवालिया नज़रें माशरे से जवाब तलब करती हैं कि आखिर हमें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची के इलाके बहादराबाद में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये में एक घरेलू नाचाकी दो इंसानी जिंदगियों को निगल गई। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली गलत फहमियों ने एक खानदान से उसकी तमाम खुशियाँ छीन ली। मुतासरा खातून फरा की एक तरफ ममता उजड़ी तो दूसरी जानिब शफीक बाप का साया सर से उठ गया। फरा का कहना है कि उसे शौहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ये शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, पूरी पूरी रात घर से बाहर होते हैं, सुबह घर पे आते हैं और फिर मुझे मारते भी थे। जबकि शौहर सिकंदर का मौक़िफ़ इससे हटकर है। इस मुतनाज़ा केस में दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे को मौरद इल्जाम ठहराया गया है। सबूत और शवाहिद भी पेश किए गए हैं। ताहाल इस केस की तहकीकात जारी है और जल्द ही असल हकीकत सामने आ जाएगी। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के अदाद शुमार पर एक नजर डाली जाए तो तकरीबन 50% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस से दोचार हैं और ज्यादातर अपने हक में आवाज नहीं उठा पाती और इस काबिल मजम्मत फेल की भेंट चढ़ जाती हैं। कानून खवातीन के खिलाफ जिस्मानी, नफ्सियाती, ज़हनी या ज़बानी किए जाने वाले किसी भी तशद्दुद के खिलाफ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ताकि वो किसी जुल्म और नाइंसाफी का शिकार ना हो। कराची के इलाके बहादराबाद में पेश आने वाले मियाँ बीवी के घरेलू झगड़े ने इस वक्त एक भयानक जुर्म की शक्ल इख्तियार कर ली, जब ज़बानी तकरार बढ़ गई और दो इंसानी जिंदगियां मौत से हमकनार हो गई और मामला घर की दहलीज से निकलकर अवामी खबरों की जीनत बन गया। इस हवाले से मुतालिका फरीकैन ने एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहराया, जिसने एक मुतनाज़ा सूरत हाल को जन्म दिया कि ये वाकई जानबूझकर कत्ल किए गए थे या वजूहात कुछ और थी। इस हवाले से असल सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस बदकिस्मत घर के बाहर खड़े हैं जहाँ एक नहीं दो जनाजे उठे हैं और वजूहात क्या थी। छोटी बातों पर तनाज़ा था, मियाँ बीवी का झगड़ा था और उसमें वालिद साहब भी आ गए और फिर वो छोटी बच्ची भी जान से गई और इस वक्त इस घर में मातम का सा समा है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फ़रा मौजूद हैं और उनके दुख का, कर्ब का, तकलीफ़ का हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। ना सिर्फ उन्होंने अपने वालिद साहब को खोया है, अपनी मासूम बच्ची को खोया है, बल्कि उनका जो रिश्ता है वो भी इस वक्त कशमकश में है। फ़रा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फ़रा, मुझे बताएं आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है। ये आपके वालिद साहब की पसंद की शादी थी या आपकी पसंद की शादी थी? ये वालिद साहब की पसंद की शादी। कोई फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ या कहीं बाहर से रिश्ता आया था? नहीं, बाहर से ही रिश्ता आया था। पहले पूरी इंक्वायरी वगैरह की थी, कैसे हैं, क्या है? नहीं, इंक्वायरी नहीं करी थी, बस फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हुआ था और उन्होंने कहा हम जानते हैं लड़का अच्छा है तो बस आप कर दो, फिर बस हमने कर दी, कोई इंक्वायरी पहले की नहीं थी। फिर शादी हुई, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद मुझे पता चला कि ये शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, पूरी पूरी रात घर से बाहर होते हैं, सुबह घर पे आते हैं। फिर मुझे पता चला कि ये तो औरतों के साथ होते हैं रात भर और सुबह सुबह घर आते और फिर मुझे मारते भी थे। ये सब चल ही रहा था, इसमें बीच में मेरी प्रेगनेंसी हो गई। इनकी जो वालिदा थी वो उन्हें रोकती नहीं थी, टोकती नहीं थी, कोई साथ था? सास ससुर नंदे वगैरह थी आपकी? मेरे ससुर की डेथ हो गई थी पहले ही और जब ये छोटे थे, और मेरी सास वो उनकी पूरी सपोर्ट में थी। वो कहती थी ये नॉर्मल है, आपको नहीं पता लेकिन सब लड़के ऐसे ही होते हैं, आपको चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो कहती थी चलाना वगैरह थी। मेरी एक नंद थी, वो बाहर रहती हैं, उनकी शादी हो गई, वो बाहर रहती हैं, देवर भी बाहर है। तो आपने अपने घर में बताया कि इनका मिजाज इस तरह का है? और ये मेरे घर में मैंने किसी को बताया नहीं था। जब ये सानिया होने से 2 महीने पहले मैंने घर में सबको बताया था कि ये हुआ है। तो घर में ना बताने की वजह क्या थी? मैं बस चाहती थी कि मेरे अम्मी अब्बू को टेंशन ना हो मेरी वजह से, और मुझे था बस किसी भी तरह मैं गुजारा कर लूँ, शायद कुछ वक्त दे दूँ, सही हो जाए। आपने समझाने की, प्यार से, मैंने बहुत कोशिश की, हर बार समझाती थी, हर बार समझा कर टाइम निकाल दिया। अब 1.5 साल हो गया था, बच्ची 7 महीने की थी। मैंने कहा आगे वो भी नोटिस करना शुरू करेगी। फिर अब बच्ची 7 महीने की हो गई थी। मैंने कहा अब मैं कब तक ये सब चीज़ें बर्दाश्त करूँगी और आगे बच्चों का भी कोई फ्यूचर नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद औरतों के साथ रह कर आए,
इस बात पे मैंने कहा कि ये सब अब नहीं चल सकता, या तो हम कोई परमानेंट सोल्यूशन कर लेते हैं या मैं चली जाती हूँ। उसने कहा मैं नहीं बदल सकता। आपको अच्छा इनकी खबरें कैसे मिलती थी कि इनके ख़वातीन से ताल्लुकात हैं? इनके फ़ोन आते थे ख़वातीन के, और फिर वो खुद भी बताते थे कि है मेरा, मैं ऐसा ही हूँ। तो इनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या था? ये कुछ मेरे सामने तो इन्होंने कभी कोई काम नहीं करा। तो फिर किस तरह घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता था? मुझे या आपको नहीं- खर्चे के पैसे कैसे देते थे? मुझे खर्चे के पैसे नहीं देते थे, और घर में कैसे चलाते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इनको काम पे जाते हुए नहीं देखा। शादी के बाद से ये सुबह आते हैं 11 बजे, सो जाते थे, 7-8 बजे उठते थे और फिर वापस दोस्तों में। तो मुझे नहीं पता ये क्या काम करते थे। मेरा सारा खर्चा और मेरी बेटी का सारा खर्चा मेरे वालिद साहब उठाते थे। तो वो पूछते नहीं थे कि बस ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो सेटअप है, जो मशरक़ी सेटअप है, उसमें ये होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो शौहर ही जो है वो घर चलाता है या खर्चे के पैसे देता है। तो उन्होंने पूछा नहीं कि भाई ये क्यों इस तरह से करता है, या तुम्हें हमारे से मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बस वो शुरू से ही नहीं दे रहे थे। फिर वालिद साहब ने कहा कि हम अपनी बच्ची को थोड़ी छोड़ देंगे, तो इसीलिए वो मेरा खर्चा उठा रहे थे। मेरी बच्ची तक का भी वही, दूध के डब्बे, हर चीज़, और अय्याशियों के पैसे उनके पास कहाँ से आते थे? ये कुछ भी नहीं पता। तो जब शादी हुई थी ये नहीं देखा था कि क्या काम करते हैं, किस तरह करते हैं? नहीं, कोई भी चीज़ नहीं देखी। बस एक ऑफिस दिखाया था कि इसमें मैं काम करता हूँ, मैं बिल्डर हूँ, और उसके बाद आके कुछ पता नहीं कि कहाँ बिल्डिंग्स बनाई, क्या करा, कुछ भी नहीं सही। आया। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा हुआ आपका झगड़ा हुआ हो और आप झगड़ के अपने घर चली गई हूँ? 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, जब मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई। उन्होंने कहा आ जाओ घर पे बैठ के बात करते। फिर मैं घर जब यहाँ आ गई, उस वक्त भी यही मामला थे। मैं छोड़ के घर आई, अपनी बेटी को भी लेकर आई। तो उस वक्त भी ये धमकी दे रहे थे कि अगर 2-3 दिन में तुम नहीं आई तो मैं तलाक भी भिजवा दूंगा और बच्ची को भी घुस के तुम्हारे घर में से लेकर जाऊंगा। फिर इसके बाद जब बीच वालों को भी इन्वॉल्व किया, बीच वाले भी सारे हट गए। मतलब खानदान के कुछ बड़े लोग या इनकी वालिदा को बिठाकर किसी ने कोई बात नहीं की? कोई वो लोग बात के लिए आ ही नहीं रहे थे, और जो बीच वाले लोग थे वो भी सब पीछे हट गए थे कि हम नहीं बात कर सकते, आपको जो करना है आप करो। फिर वही लड़के को बुलवाया, उसने बहुत लड़ाई की। उसने कहा मैं नहीं बदलूंगा, इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। फिर आखिरकार मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। मैंने कहा मैं आप वापस क्यों गई? मैंने कहा मैं कुछ टाइम दे के देखती हूँ फिर से, क्योंकि मुझे ये था ना बच्ची का आगे क्या फ्यूचर होगा। जाहिर है वो बाप कुछ भी है, सगा बाप है, उसको वो कभी मुझसे पूछे कि मेरा बाप कहाँ है, तो मैं उसको क्या बोलती। मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ, शायद कुछ टाइम में बेहतर हो जाए। अभी 2 महीने पहले ही 6 दिन यहाँ रहकर गई थी। फिर जब गई वापस तो वापस वही सब कुछ थे। कुछ शुरू में कुछ सही रहे, दोबारा से जब आप गई वापस तो 1-2 दिन कुछ थोड़ी बेहतरी आई, फिर वापस से वही पूरी रात घर में से गायब। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ उस दिन क्या हुआ था? ये 6 दिन इस्लामाबाद में रहकर आए थे, और मुझे पता चला ये वहाँ पर औरतों के साथ रहकर। इन्होंने एक्सेप्ट भी करा और कहा कि मैं नहीं बदल सकता, तुमको रहना है तो रहो, वरना अभी के अभी चली जाओ मेरे घर से। मुझे सुबह से धमकियाँ भी दे रहे थे, संडे की सुबह से, कि अब जो भी होगा ना, अब तुम आ जाओगी तो मैं वापस भी लेने नहीं आऊँगा, और अब जो भी होगा इसकी जो भी तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। क्या होगा? मतलब वो कौन है, खुदा है क्या? मतलब क्या करेंगे? मुझे लगा शायद वो डिवोर्स की या कुछ धमकी दे रहे, इसीलिए वो बार बार यही कह रहे थे अब तुम जो अपना सब कुछ खो दोगी ना, इसकी जिम्मेदार तुम होगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये इतना बड़ा कदम उठाने वाले। सुबह से ही बहुत गुस्से में थे, मुझे धक्के वक्के भी दिए, मुझे वैसे भी मारते थे। फिर इसके बाद जब उस दिन उन्होंने मेरे अब्बू को कॉल करी 5:30 बजे से 7:30 बजे तक ही कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे मेरे अब्बू को। अच्छा, ये खुद कॉल कर रहे थे? खुद भी कर रहे थे शाम के 5:30 से 7:30 तक खुद भी कर रहे थे, मुझसे भी, मेरे भाइयों अम्मी सबको कॉल करवा रहे थे। और मेरे अब्बू उस वक्त घर में नहीं थे। क्यों करवा रहे थे? कि मतलब कोई हल निकाला जाए इसका? या नहीं, वो कह रहे थे तुम्हारे अब्बू से मुझे बात करनी है। आप उस वक्त उधर ही घर पे मौजूद थी? घर में थी, और मेरी बेटी को मेरी सास ने अपने रूम में रख लिया था, और वो कॉल करवा रहे थे। तो मेरे अब्बू घर में नहीं थे, फ़ोन घर में था। जब अब्बू घर पे आए हैं 7:30 बजे, अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि आप बात करवा दो। आ गए अब्बू। तो उन्होंने बोला कि मेरे शौहर ने मेरे अब्बू को बोला कि आप आ जाएं अभी के भी, और अकेले आइएगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में अम्मी और अब्बू दोनों आ गए। और ये कितने बजे की बात है? 8 बजे तक आए। रात 8 बजे? रात 8 बजे, इतवार वाले दिन? इतवार वाले दिन। ठीक है। वो आए दोनों, तो उस पर ये सिकंदर और इनकी अम्मी दोनों का मुंह बन गया था कि अपनी बीवी को साथ लेकर आ गए। अकेले बुलवाया था, अकेले क्यों नहीं आए? क्यों? आपकी वालिदा से क्या प्रॉब्लम थी उनको? उनको ये वो था आपके हक में बोलती होंगी ज़्यादा? नहीं, उनका शायद कोई प्लान होगा अकेले बुलाने का। अच्छा। और कोई मसला नहीं था। जब आए ड्राइंग रूम में मैंने बिठाया और मुझसे पूछा कि बात क्या हुई है, तो मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा अब आगे हल कोई नहीं दिखता, और हम कोई गुस्से में बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही थी। मैंने कहा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, इससे बेहतर है कि आज ही सब चीज़ों का बात हो जाए। तो सिकंदर बहुत गुस्से में था, सुबह से ही था, उस वक्त भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, अगर इसको रहना है तो रहे, वरना आप लोग इसको लेके जाएं। और खड़े होकर उसने मेरे अम्मी अब्बू को इशारा करा, बोला आप तीनों निकलो मेरे घर से, निकलो।
हम लोग निकल, उनकी वालिदा भी बैठी देख रही उनके थी? वालिदा, हाँ उनकी वालिदा भी यही थी। वो बोल रही थी कि बिल्कुल सही है सिकंदर, जो वो हाँ बोलेगा तो हाँ, ना बोलेगा तो ना। अब्बू ने कहा चलो हीरा, तो हम लोग चले, हम लोग निकलने लगे। तो मैं अपनी बेटी नूर फातिमा को मेरी सास के कमरे से लेने के लिए गई। मैं उसको लेकर आई दरवाजे तक, तो सिकंदर ने मेरा बेबी बैग भी, छोटा बच्ची का सामान उसमें दूध वगैरह था, वो मेरे हाथ में था। तो सिकंदर ने मेरे हाथ से मुझे धक्का दिया, नूर फातिमा को मेरे हाथ से खींचा और उसमें मेरा बैग और सब गिर गया। फिर पीछे से मेरे अब्बू आए। मेरे अब्बू ने कहा सिकंदर ये सही बात नहीं है कि आप एक माँ को उसकी बच्ची से अलग कर रहे हो। तो उस पर उसने मेरे अब्बू को बहुत मारना शुरू कर दिया, बहुत धक्के दिए मुझे। नूर फातिमा भी हाथ में थी, एक हाथ में मेरे पापा को पीछे घसीट के लेके गया, बहुत मुक्के मारे। मैं बोल भी नहीं थी, मेरे पापा का बाईपास हुआ है। मैं बहुत चिल्ला रही थी कि सिकंदर मेरे पापा का बाईपास। आपने कोई चीज उठाकर उसको नहीं मारी, रोकने की कोशिश नहीं की, आपने इतना धक्का नहीं दिया? घबरा गई थी, मुझे पता ही नहीं था ऐसा। उनकी वालिदा भी कुछ नहीं बोली कि वो एक बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हैं? मारना शुरू कर दिया कि वालिदा ने भी मेरे अब्बू को मारना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को दीवार लगी है, चौखट लगी है, उसको भी लेके घुमा रहा था हाथ में। मेरे पापा को भी बहुत मार रहा था, फ्रिज के ऊपर फेंका, टेबल के ऊपर फेंका, रूम तक लेके गया। मेरी मम्मी ने पीछे से मेरी सास के कमर को पकड़ा, तो मैंने जल्दी से मेरी बच्ची को खींच लिया। वो अपने गन निकालने जा रहा था। मेरे पापा में अपनी गन निकाल दी। मेरी मम्मी ने जल्दी मुझे बोला कि आप नेबर्स को बुला कर आओ। मैं बाहर निकली जल्दी, वहाँ के मैंने नेबर्स को बुलाया। मैंने कहा मेरे पापा को ही गोली मार देंगे, आप लोग बचाएं। कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था, सब दूर दूर खड़े थे क्योंकि गन का सुन के सब डर गए थे। आप उस वक्त निकल जाती वहाँ से? मैंने 15 पे कॉल की। मैं तो बाहर थी, मुझे मेरे अब्बू की टेंशन थी, वो मार ना दे मेरे अब्बू। वो गन निकाल आपने 15 पे कॉल की? मैंने 15 पे उसी टाइम कॉल करी, फ़ोन पे 15 पे थी बराबर, मैं सबको बुला रही थी। सबका सुन के उसने गन जल्दी नीचे रख ली। सबको देखा तो गन नीचे रख ली। गन निकाल ली थी उसने गन निकाल ली थी, सर पे भी रख दी थी। उसने गन जल्दी से नीचे रख दी। फिर भी वो मेरे अब्बू को मार ही जा रहा था। हमारे ऊपर इतनी मोटी मोटी चीज़ें उठा कर फेंकी, घर के सारे ऑर्गेनाइजर्स और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो सब फेंकी हैं। मुझ पर भी फेंकी, मुझे लगा नहीं है। मेरी बच्ची को भी बहुत लगा, उसको दीवार चौखट सब लगी। वो रो भी नहीं रही थी, वो इतने सख्ते में आ गई थी बच्ची। कितने महीने की बच्ची थी? 7 महीने। 7 महीने की छोटी सी मासूम बच्ची को की कीचादानी में उन्होंने ना सिर्फ आपके वालिद को भी ज़दोकोब किया, बल्कि मेरे वालिद को भी इतनी भारी चीज़ें उठा के मारी है सर पे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जैसे ही नेबर्स जमा हुआ उन्होंने छोड़ा, हम जल्दी से नीचे भागे, नीचे लॉबी में भागे। मेरे पापा को हमने बोला आप गाड़ी में बैठे। फिर नूर फातिमा भी रो नहीं रही थी, वो इतना सख्ते में आ गई थी, इतना डर रही थी। मैं उसको बार बार हिला रही थी। मेरे पापा को नूर फातिमा को दिया, आप इसको रखें। 15 बार बार वो लोग बोले थे हम आ रहे हैं, आप वेट करें, हम आ रहे हैं। पौने घंटे बाद 15 आई है। इस बीच में मैंने पापा को बोला आप नूर फातिमा को लेके जाओ, पता नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वालिद साहब की उस वक्त कंडीशन क्या थी? वालिद साहब भी कोई बात नहीं कर रहे थे, बस हाँप रहे थे। आपको चाहिए था फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल ले जाते? हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा उनको लग गया है कि इससे इनकी डेथ हो जाएगी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था हमें। 15 आप वहाँ अकेली रुकी रही? कोई किसी भाई को बुलाया आपने? भाई भी आए, अब्बू निकल गए थे, इसके बाद भाई आए, फिर भी 15 नहीं आई। 15 पौने घंटे बाद आई है। अच्छा, अब्बू खुद ही ड्राइव करके घर गए? अब्बू ड्राइव कर रहे और वालिदा आपकी साथ में गई हैं? वालिदा मेरे साथ में थी। आपके साथ थी? वो खुद बच्ची को लेके गए? हम लोग नीचे उतरे, सिकंदर के दोस्त आना शुरू हो गए फौरन, जैसे वो नीचे ही खड़े थे। हम उतरे हैं और वो लोग किसी अपार्टमेंट में रिहाइश थी? अपार्टमेंट में, स्टार होम्स में। क्योंकि दोस्त नीचे से आना शुरू हो गए, वो हमें भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर जाके उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। वो बाहर जब 15 पहुंची मौके पर, फिर क्या हुआ? 15 ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप थाने चले जाएं। मैं अपने भाई के साथ थाने गई हूँ, अपनी अम्मी, अभी हम लिखवा ही रहे थे रिपोर्ट कि दूसरे भाई की कॉल आ गई। फ़ौरन हॉस्पिटल पूछे तो दोनों मर गए थे, दोनों की डेथ हो चुकी थी। ये कैसे हुआ कि जब वो घर पहुंचे तो क्या हुआ अचानक? वो घर पहुंचे, वो घर पे ही आके गिर गए। बच्ची भी गोद में थी उनकी? बच्ची को भी जख्म, बहुत बच्ची गोद में ही थी जब वो गिरे? बच्ची भी साथ गिरी हुई थी।
पूरी खूनम खून। आपके साथ वहाँ पे वालिदा और भाई मौजूद थे, आप लोग थाने गए, हम लोग थाने घर गए, में वहाँ फिर से कौन था उस वक्त? घर में कोई नहीं था। ये आए, मेरे बड़े भाई आए घर में, उन्होंने बोला बाबू, वो अब्बू और नूर फातिमा को लेकर हॉस्पिटल गए। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप लोग फ़ौरन जमाल नूर इमरजेंसी में आओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो दोनों की डेथ हो गई थी। कहा बहुत ज़ोर से मारा है, दोनों को बहुत लोहे की चीज़ों से मारा है, वो ऐसी चीज़ से मारा है जिससे दोनों को इंतकाल हो गया है उस टाइम। ये तो एक ऐसा सानिया है जिसे इंसानी अकल सोच भी नहीं सकती, और ये आप पर बीती। हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। घर से 2-2 जनाजे उठे, मुझे आज तक भी नींद नहीं आती। मैं अपनी बच्ची की ब्लैंकेट लेके सोती हूँ, मुझे अभी तक नींद नहीं आती रात में। वहाँ से आपसे किसी ने राब्ता किया? आपकी सास ने कोई राब्ता किया? उसी टाइम फरार हो गए। अगले दिन उन्होंने बेल कराई, अभी तक खुलेआम घूम रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। नाज़रीन, ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है। हमें ये कह दिया जाता है जब शादी होती है तो लड़कियों को ये कह दिया जाता है कि अब जिस घर में जा रही हो ना, बस वहाँ से जनाजा ही उठेगा। तो ये सोच कर लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि वो निभाएं इस रिश्ते को, ज़्यादतियाँ, जुल्म बर्दाश्त करें। कोई भी औरत, कोई भी शरीफ औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर के किसी गैर औरत से ताल्लुकात हों, वो रातों को देर से घर आता और वो ऐसी ममनुआ चीज़ों का इस्तेमाल करता और जिसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। एक बाप सिर्फ अपनी बेटी की फ़रियाद पे गया, आप ये देखें कि उन्होंने कॉल कर करके बार बार बुलाया कि आप आएँ और आके इस मसले का हल करें। और मसले का हल ये था कि वो ये कहता था कि भाई मैं नहीं बदलूँगा, मैं वैसे का वैसे ही रहूँगा, तुम्हें मेरे साथ अगर गुजारा करना है तो करो। और साथ साथ वो एक माँ को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा था कि ये बच्ची मैं नहीं दूंगा। अब कोई भी माँ बच्ची के बगैर कैसे रह सकती है? आपको पता है, अगर आप कोर्ट में भी केस कर देती तो ये छोटी मासूम बच्ची, कोर्ट भी जो है वो माँ से जुदा नहीं करता। वो जब तक बच्ची समझदार नहीं होती आपके पास ही रहती। हमने ये सोचा था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इतना फ़ौरन ही हाथापाई शुरू हो जाएगी, फ़ौरन ही वो मारना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बहुत प्लान की हुई थी पहले से। वो बुलाना अकेले, फिर हम नीचे उतरे तो उनके दोस्त खड़े थे। ऐसा लगता है सब चीज़ें भाई प्लान के तहत हुई है। वो धमकी भी दे रहा था मेरे अब्बू को, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे घर तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा। आपको जब इत्ला मिली कि वो हॉस्पिटल लेके गए, आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे, फिर वहाँ पता चला इस तरह से है, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ने अरेस्ट किया? पुलिस ने FIR काटी, लेकिन वो जब गए तो वो फरार हो गए थे तो अपने घर से उसी टाइम, उसी रात में ही उन तक ये इत्ला पहुँच गई थी कि उन तक पहुँच चुकी थी। वो फ़ौरन फ़रार हो गए थे और इसके बाद उन्होंने अगले दिन बेल कराई। अभी तक अपने घर में ही आराम से बैठे और घूम भी रहे सब जगह। 2 दिन के बाद हमारे पास सोशल मीडिया पे वीडियो आई है कि वो बच्ची को मरे हुए 2 दिन हुए, उसका बाप सुकून से पार्टियां कर रहा है और रेस्टोरेंट में खाने खा रहा है। कोई बाप के गले से हलक से खाना कैसे उतर रहा है अगर उसकी बेटी को मरे हुए भी 2 दिन? रिश्तों को जो है वो अडॉप्ट ही नहीं किया था ना प्रॉपर तरीके से। और उनकी वालिदा, मैं तो हैरान हूँ कि कोई ऐसी औरत भी हो सकती है जो अपने बच्चे की गलत रविश पे उसे सर्जनिश भी ना करे, बल्कि वो कहे कि सही है, ये नॉर्मल है। वो हमेशा ये कहती थी कि नॉर्मल है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त। आपने कभी उनकी बहन से बात करने की कोशिश की जो बाहर रहती थी? सब इनके सपोर्ट में, इनके भाई बहन सब कहते ये नॉर्मल है, हर आदमी ऐसा ही होता है। इनका आज़ाद ख्याल घराना था जहाँ ये चीज़ें नॉर्मल समझी जाती थी। लगता तो ऐसा ही है कि इनके घर में पहले से ही ये सब कुछ चीज़ों को बहुत नॉर्मल समझा जाता था। वो कहते थे सब ऐसे ही होते हैं, आपको नहीं पता, आपने दुनिया नहीं देखी। अब मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं? एक तरफ वो शौहर जिसे निभाना वैसे ही मुश्किल था लेकिन बच्ची की वजह से आप निभा रही थी, और एक तरफ वो कातिल भी है। आप ज़िंदगी भर इस तसव्वुर से छुटकारा ही नहीं हासिल कर सकती कि इस शख्स ने आपके बाप को मारा है, और आपने अपनी आँखों से देखा है कि जिस टाइम वो उन्हें ज़दोकोब करा था। एक बेटी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना कि उसके बाप पे कोई भी हाथ उठाए, और वो कोई भी अगर उसका शौहर हो तो फिर क्या होगा? अब क्या चाहती हैं आप? मैं कभी भी इस आदमी को माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह पाक इनको तबाह और बर्बाद कर देगा। हर नमाज में मेरी सिर्फ इन लोगों के लिए बददुआ निकलती है। अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद कर देगा। मेरी दुआ है, मेरी अपील है सारे बड़े लोगों से, वज़ीर आज़म से, बिलावल भुट्टो साहब से, सबसे अपील है कि मेरी मदद करे। मेरी हुकूमत से, आला सारे अफसरान से मेरी इल्तिजा है कि मेरी मदद करे, मेरी मदद करें, इन कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाए।
ये कैसे फरार घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं ये। नाज़रीन, ये बैक टू बैक मेरा दूसरा प्रोग्राम है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, जिसमें मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब मुल्तान की सानिया जहरा के लिए जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने आवाज़ उठाई थी, तो कहाँ है यहाँ, ये सिंध की बेटी है, ये कराची की बेटी है, तो किधर है यहाँ के वज़ीर आला। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुराद अली शाह साहब से कि ये सिंध की बेटी है और ये डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुई है। इसने अपनी बच्ची जो है वो भी खोई है, इसकी कोख भी उजड़ी है, साथ जो पुरशक्कत साया है इसके सर पे इसके बाप का था वो भी मौजूद नहीं है, और जिसका कातिल है वो तमाम चीज़ें करने के बाद पार्टियां कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, और अदालत से ज़मानत हो गई और वो घूम फिर रहा है। अगर इस तरह के वाक़यात में कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो ये ट्रेंड बन जाएंगे, लोग इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल समझने लगेंगे और इस तरह के वाक़यात के आदी हो जाएंगे। नाज़रीन, फ़रा की वालदा जो हैं वो इस वक्त इद्दत में हैं और शिद्दत गम से निढाल हैं। इस वक्त उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी फ़ैमिली को कुछ थ्रेट्स वगैरह भी हैं। मुझे ये बताएं कि जब वहाँ पर जो है वो पहुँचे उनके भाई, फिर उसके बाद FIR वगैरह कटवाई, फिर पता चला आप लोगों को, आप लोग हॉस्पिटल गए, तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी वो क्या थी? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तिब्बी मौत है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इनकी जब कॉल आई है तो हम लोग जिना हॉस्पिटल ही गए, वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह हमारे सामने ही हुआ है, हम लोग सब रिलेटिव्स वहीं थे। तो रिपोर्ट जो मैंने भी पढ़ी उसमें जो ज़ुबैर भाई का जो था क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि हेड इंजरी। हेड इंजरी मैं आपको शेयर भी हम कर देते हैं, रिपोर्ट क्लियरली लिखा हुआ है कि हेड इंजरी की वजह से इनकी, तो उनको कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं? हार्ट अटैक वगैरह नहीं, हेड इंजरी लिखा हुआ है उसमें। और जो बच्ची थी उसकी किस वजह से हुई है? बच्ची का भी जो है वो पिक्चर में भी आप देखेंगी कि यहाँ पर काफ़ी गहरा जख्म है, तो यहाँ पे जो इंजरी हुई है इसकी वजह से उसका भी पोस्टमार्टम में सही। तो कुछ ऐसा भी कहा डॉक्टर ने कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी? जी ऐसा ही है। कहा यह जा रहा था कि नाना को हार्ट अटैक आया तो वो बच्ची के ऊपर गिर गए तो बच्ची दम घुटने से मर गई, तो ये क्लियर करें। ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि इंजरी हुई है बच्ची को, इसकी वजह से डेथ हुई है उनकी। तो ये जो इतना सफाकाना वाक़या आपकी फैमिली में पेश आया है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ था, सुना था? और जब ये सुना है, देखा है, क्या कहेंगे? नहीं, इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में हमारे, हमने तो कभी भी नहीं सुना। और मुझे जब कॉल आई है, मैं घर पर था तो कॉल आई है मुझे तो बहुत शौक लगा है कि ये क्या हो गया। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो देख के हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी इन्हें थ्रेड्स हैं, बता रहे हैं कि जिस दिन ये दफना गया है उस दिन रात में भी जो है काफ़ी लोग गेट पे आकर नॉक करके जा रहे थे और फिर इन्होंने ये गार्ड्स वगैरह बैठाएं। इससे पहले गार्ड्स कोई भी नहीं थे घर पे, तो काफ़ी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। वैसे ही इस घर से 2 जनाजे उठ गए हैं, उसके बावजूद इन्हीं को डराया धमकाया जा रहा है। जी, मतलब ज्यादती भी इनके साथ और डराया धमकाया भी इन्हीं को जा रहा है। तो ये कौन सा कानून है? कहाँ, क्या सोचते हैं, किस मुल्क में रहते हैं आप? अब ये है कि उसे बेल भी मिल गई, हालांकि इतना बड़ा केस है उसके बावजूद बेल भी उन्होंने ले ली है। और अभी तक तो कुछ भी पुलिस के हवाले से नहीं हुआ है, कुछ भी ये कर नहीं रहे। वहाँ जहाँ ये सारा मामला हुआ है वहाँ पर भी आस पड़ोस में भी अब तक कोई इंक्वायरी नहीं की है उन्होंने। सही, आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है? कर भी रहे हैं वो, लेकिन इतना खास अभी तक तो कोई हमारे सामने रिजल्ट नहीं आया। सही, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? अब ये है कि इनकी बेल कैंसिल की जाए, उसके बाद फिर उनको अरेस्ट करके इंक्वायरी की जाए, तो फिर ताकि उसको एहसास हो, उसको पता तो चले उसने किया क्या है। जी, उसको कोई गम नहीं है जो उसकी बच्ची चली गई कि वो आया हो, माफ़ी तलाफ़ी की हो, या कुछ उनकी तरफ से उनके ख़ानदान वालों ने कोई रब्ता किया हो कि जी ये गलती हो गई, ज़्यादती हो गई, ऐसा नहीं सोचा था, ये गलती से हो गया, नागहानी तौर पे हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये बिरादरी आपका सिस्टम है, एक ही बिरादरी जी, तो फिर कुछ बड़े लोग बीच में आए, उन्होंने कुछ कहा? नहीं, हमसे कोई भी किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया वहाँ से। सही, अब आप क्या चाहते हैं? बस हम तो इंसाफ चाह रहे हैं, ताकि ये है कि आइंदा कोई, खैर हमारी फैमिली के साथ तो हो गया और फैमिलियों के साथ ना हो। तो क्या कहेंगे जब बच्चियों की शादी करें तो क्या चीज़ देखें? इतना कुछ देखने के बाद हमने तो ये सारे मामला, बच्ची की शादी की थी, उसके बावजूद भी हो गया। अब क्या कह सकते हैं, किसी इंसान का क्या पता, कुछ नहीं पता कभी नहीं। तो जब ये बीच में आती थी और बताती थी, जैसे इन्होंने बताया कि 2 महीने पहले इन्होंने बताया कि मेरे साथ इस तरह का सलूक होता है, तो फिर आप लोगों ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, क्यों इनको वापस भेजा? 2-3 बार आए, गालिबन इनकी मीटिंग भी हुई है उनसे, वो फिर माफ़ी तलाफ़ी करके ले गए, ठीक है आइंदा ऐसा नहीं होगा। उस दिन भी जो वाक़या था यही हुआ था कि ये बातचीत करने ही गए थे, बच्ची के बार सुबह से काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, लेकिन जब वहाँ गए तो अब ये उनके निकाह में भी हैं जी। अब इस शादी का क्या मुस्तकबिल है?
आप खुद बेहतर समझती हैं कि अब निकाह में इस ऐसे फ़र्द के साथ कैसे रह सकती हैं ये। आप इस पे कोई और खुला का केस भी करेंगे? जी, खुला का सही है। केस। और वालिदैन को क्या कहेंगे कि जब अपनी बच्चियों की शादी करें और अगर खुदा न खास्ता गलती हो जाए और कोई ऐसा दरिंदा सिफ्त शख्स मिल जाए तो फिर क्या करें? क्या बेटी से कहें गुजारा करें वहीं पर, या फिर अपनी बच्चियों को ले आएं? नहीं, अब तो हम यही कहेंगे कि ले आएँ बच्ची। इससे तो हमारे अपने घर में वो ज़्यादा सेफ है। चाहे दुनिया कुछ भी बातें करे, लेकिन इससे बेहतर तो ये है कि बच्चियाँ घर में ही हो, वो ज़्यादा बेहतर। दुनिया को तो काम बातें जी, करना, उनका दुनिया काम ही को तो यही है। कुछ आज ये है, कल कुछ और मिलेगा, परसों कुछ और मिलेगा। दुनिया की तो फिक्र करनी ही चाहिए ना। जी। नाज़रीन, जैसे कि उनके रिश्तेदार ने कहा था कि इस वक्त हमें इतने थ्रेट्स हैं, बावजूद इसके कि हमारे ही घर से जनाजे उठे हैं, कि हमने अब सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखे हुए हैं हिफाजत के लिए। आप ये देख सकते हैं कि मैं उनके घर से निकली हूँ तो ये बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात है। कैसा कानून है, क्या इंसाफ होता है? मज़लूम के साथ ही जो है वो ज़्यादती की जाती है और फिर उसके बाद ज़्यादती पे ज़्यादती की जाती है। आप ये देखें, मज़लूम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए तो फिर कैसे उठाए अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इमरान यूसुफ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि माशरे में इंतशार और अदम बर्दाश्त इस तरीके से परवान चढ़ रही है कि लोग अपने पराये का लिहाज भूल गए हैं और जैसी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं वो सही है या गलत है इसकी बहस में तो पड़ते नहीं है। वो ये कहते हैं मैं जैसा हूँ, जिस तरह हूँ, मैं उसी तरह सही हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या कराची हैदराबाद में पेश आया जहाँ पर ससुर और दामाद के दरमियान इतनी ज़्यादा तल्ख़ कलामी बढ़ गई कि उसने अपने ससुर को ज़दोकोब किया, मारा, धक्के दिए, उनके सर पे ऐसी चोट लगी कि वो इस दुनिया से ही चले गए और साथ साथ उसकी मासूम 7 महीने की बच्ची भी वो इसी धींगा मस्ती में इधर खींचने में उधर खींचने में जो है वो भी इस दुनिया से चली गई। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सवाल ये है कि इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है और ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है कि अपने ही खूनी रिश्तों को ख़त्म कर दे, कत्ल कर दे। ये इसलिए हो सकता है कि इंसान ऐसा कर सकता है। काबिल अगर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर सकता है और बिरादर यूसुफ अपने भाई को कुएं में मरने के लिए छोड़ सकते हैं तो फिर हर इंसान ये कर सकता है। इसीलिए अल्लाह कहता है कि तू जितना बुलंद है, जब तू गिरता है पस्ती में तो तुझसे नीचे कोई नहीं गिर सकता, तू जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात हमारी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी जो है वो बाप बेटे को मार देता है, कभी बेटा बाप को मार देता है, कभी माँ अपने बच्चों को जो है वो कचरा कूनियों में फेंक देती है, कभी कुछ, यानी हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नए हैं, लेकिन अगर ये वाक़यात बढ़ते रहे तो लोग इसके आदी हो जाएंगे। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? हमारी ज़ातियात के ऊपर जब हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचें, हम इस मादा परस्ती के लिए सोचें, सिर्फ अपने लिए सोचें, नफ्सा नफ्सी के अंदर सिर्फ अपने लिए सोचें, तो फिर इंसान इतना बेरहम हो जाता है कि उसके सामने आने वाले लोग कोई खूनी रिश्ता नहीं रखते बल्कि ज़िंदा भी नहीं समझते उनको। यानी हम ऐसी जहनी कैफियत के अंदर होते हैं कि अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये जो हुर्मत के रिश्ते हैं, हम अपनी छोटी छोटी इस आदत के ऊपर, गुस्से के अंदर, तपने के ऊपर, हम इस एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं, जिसका मुजाहरा हम रोज़ देखते हैं। रोडों के ऊपर हम रोज़ देखते हैं कि किस बेरहमी से इंसान एक दूसरे को कुचल रहा है। हम मुल्कों को भी देखते हैं कि किस तरह, कौमों को देखते हैं कि किस तरह बेरहमी से एक दूसरे को कुचल रहे हैं। इंसान इससे ज़्यादा बेरहम कभी नहीं हुआ था जितना आजकल ये हो रहा है। उसकी वजह हलाल और हराम की तमीज़ का ख़त्म हो जाना, उसकी वजह सिर्फ अपने लिए सोचना, उसकी वजह सिर्फ मादियत पसंदी के ऊपर सोचना, उसकी वजह कि सिर्फ मैं छीन सकूं, माइट इज़ राइट, जंगल के कानून के ऊपर रहना और इंसान का अपने पावर का इख्तियार करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया के अंदर उसको कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। जहाँ कानून इतना कमज़ोर हो कि जिसको पकड़ने वाला कोई ना हो, तो फिर इंसान को हैवान बनने से कोई नहीं रोक पाता। हल क्या है? हल सिर्फ एक ही है कि जब इंसान को इसलिए तैयार किया जाए, इस तरह तैयार किया जाए कि कोई ज़ात है जो उसको देख रही है, कोई रब है जो उसको देख रहा है, कोई ऐसा है जो उससे हिसाब लेगा। इस दुनिया में भी हिसाब होगा और इस दुनिया में जाने के बाद भी हिसाब होगा। ये
खौफ सिर्फ इंसान को रोक सकता है, लेकिन अगर उस इंसान की तरबियत ना हो, तालीम ना हो, जो कि नज़र आ रहा है कि ना कोई माशरे के अंदर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे स्कूल, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, इवन फैमिली का इंस्टीट्यूशन भी तरबियत के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ ये है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियार है, वो छीन सकता है और छीन के इस दुनिया में रह सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी फिट की जाती है अब कि जनाब जो मिले वो छीन लो, नहीं तो तुम ज़िंदा नहीं रह सकोगे। यही वो रवैये नज़र आ रहे हैं कि इंसान अपने खूनी रिश्तों को बेरहमी से कत्ल कर रहा है, बेरहमी से मार रहा है। क्यों? कि जी उसको गुस्सा आ गया था। क्यों? कि उसको कोई चीज़ चाहिए थी। क्यों? कि उसकी मर्ज़ी के बगैर ये जो है वो नहीं कोई बात हो रही थी। यानी मेरी मर्ज़ी के बगैर अगर कुछ भी होगा तो मेरा इख्तियार है कि मैं कुछ भी करूं, ना मुझे कोई कानून रोके, ना मुझे आखिरत रोके। यही वो रवैया है जिसकी वजह से इंसान असफल साफिलीन की रो के अंदर आता है, इस दर्जे के ऊपर आ जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आमिर वड़ाइश साहब मौजूद है। उनका एक तारुफ ये है कि जो तमाम मामला माजरा हुआ है और जो आपने सुना कि फ़रा ने बताया और उनके रिश्तेदारों ने बताया, तो हमने सोचा कि एक पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने नहीं रखते, दूसरी पार्टी का इस हवाले से क्या वर्डिक्ट है वो भी आपको बताते। तो हमारे साथ इनके वकील मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर की अगर हम नेचर से स्टार्ट करें, बाय नेचर वो किस तरह का आदमी है? आप नेचर की बात नहीं कर सकते। नेचर जब आप आम रूटीन में लोगों के सामने होते हैं, आपका बिहेवियर अलग होगा। आप घर में होंगे, वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द पीपल। इसमें उनकी जो वाइफ हैं फ़रा, उनका ये कहना है कि उन्होंने मेरे वालिद पर तशद्दुद किया और मेरी बेटी पे भी तशद्दुद किया, और मेरे वालिद साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनके सर पे जो चोट लगी थी उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। जो मेरे क्लाइंट ने बताया, जो मेरी उससे डिस्कशन हुआ है, उसके मुताबिक कोई मारपीट नहीं हुई। उनके वालिद साहब आए, थोड़ा सा हॉट डिस्कशन हुआ और उसके बाद वो उनकी बेटी को लेके चले गए। तो ये मामला मुआजरा शुरू कहाँ से हुआ था? कि ऐसा क्या हुआ था कि उनके वालिद साहब अपनी बेटी के घर पर आए और फिर नौबत हाथापाई से पहुंची? मेरे क्लाइंट का ये कहना था कि वो अपने कमरे में गया था और उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ टेलीफोन पे बात कर रही थी, जिस पे उन्होंने इंक्वायरी की तो वो रिलेक्टेंट थी। और जब ये पोजीशन हुई तो उसके बाद उनमें थोड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने वालिद साहब को उनके जो है बुलाया या फ़ोन किया और फिर वो आगे उसमें इनके दरमियान एक जो भी है थोड़ा हॉट डिस्कशन हुआ और वो फिर बच्ची को लेकर वहाँ से चले गए। और कुछ देर इस के बाद डिस्कशन में ऐसा भी कुछ हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो 7 माह की छोटी बच्ची है ये अपनी वालिदा के साथ नहीं जाएगी? देखें, जो उनके वालिद साहब थे वो लेके चले गए थे, सही है, और उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है वहाँ पे। तो ऐसा सच कोई इशू नहीं हुआ था। जो भी उनके दरमियान डिस्कशन था वो लेकिन उस डिस्कशन में कह रहे हैं कि उनको इंटरनल इंजरीज आई हैं और बच्ची की नाक की हड्डी भी टूटी है। नहीं, आप सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे, बच्ची बिल्कुल सही गई है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है? उसके मुताबिक वो बिल्कुल सही गए। उनके वालिद साहब बच्ची को लेकर गए, ड्राइव करके खुद गाड़ी लेके गए, फिर वो अपने घर गए। अपने घर पे भी वो ड्राइव करके वहाँ से पहुँचे, वहाँ से ऊपर अपने घर में गए। बच्ची सही है, वालिद साहब ठीक है। फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उनका ये कहना है कि फिर उसके बाद इनके भाई आए हैं और फिर सडनली जो भी वो लेकर उन लोगों को हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। ये बताया जा रहा है कि उनके दरमियान झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने अपना वेपन भी निकाल लिया था और फ़रा ने अहले मोहल्ला को भी जमा कर लिया था और 15 पर भी कॉल कर दी। देखिए, अहले मोहल्ला तो नहीं जमा हुए थे वहाँ पे, 15 पे ज़रूर कॉल हुई थी, 15 वहाँ पे आई भी थी और 15 के सामने इनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। इन्होंने कहा 15 ने कहा कि ये घरेलू मामला है और इसके लिए आपको FIR का इंदराज कराना होगा, और इसीलिए उसने अपने वालिद साहब से कहा कि बच्ची लेके आप घर जाएं, मैं जो हूँ वो थाने जाती हूँ। जब भी 15 पे जो एंट्री होती है, अगर आप उनकी एंट्री निकाल के देख लेंगे, 15 पे कुछ ना कुछ बताया जाता है या पुलिस ऑफिशियल जो होते हैं वो मौके पे कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो उस रिकॉर्ड में क्या है? मेरे ख्याल से उसमें ऐसा सच कोई बात नहीं है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पूरे मामले पर? हमारा ये मौक़िफ़ है, जो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल की है जो काउंटर FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि मेरे घर से ये बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक लेके गए और उसके बाद जो बच्ची है वो जो मुझे मिली है वो मुर्दा हालत में मिली है और उसका मर्डर किया है। अब
उसके लॉस ने किया है, उसमें उसने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है। तो सही उसके फ़रा का ऊपर- कहना ये है कि मेरा शौहर कंटिन्यूसली मारपीट करता था और जो है वो गलत ज़बान का इस्तेमाल भी करता था और मुस्तकिल धमकाता रहता था, और वो ख़ुद जो है वो पार्टीज़ करता था और जो है वो कुछ ममनुआ अशिया भी वो लेता था, और जब भी रोक टोक की गई है तभी जाके ये फटा हुआ है। कि तो जो मैं- तमाम सबूत और शवाहिद हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं इतनी बैक हिस्ट्री पे नहीं गया हूँ। सही है कि उनके दरमियान क्या कर, ज़ाहिर है जब पार्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप ख़राब होता है तो वो वर्स से वर्स एलिगेशन लगाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है कि उनको हेड इंजरी थी। नहीं, देखें, अगर उनकी कोई इंजरी होती, कुछ ऐसा होता, वो जब घर से निकले थे, कोई ब्लीडिंग होती या कुछ उनको वो होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो सिकंदर इस तमाम मामले के बाद फ़रार क्यों हो गया था? कहीं फरार नहीं है, उसने बिल बिफोर अरेस्ट कराई है, बिल्कुल जस्ट आफ्टर 1 और 2 डेज। अगर हम इस केस की दिफात की बात करें तो उन पे क्या दिफात लगाई गई है? मेरे ख्याल से 302 उसमें लगाया हुआ है उन्होंने। अगर ख़वातीन पे कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो उस पर किस किस्म का एक्ट लगता है? वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अब सिकंदर चाहते क्या हैं? क्या वो अपनी वाइफ के साथ दोबारा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा? ये तो वो दोनों बेहतर जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। बाकी हाँ, एक चीज़ जो वो चाहते हैं वो यही है कि जो उसकी बेटी का डेथ हुई है उसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन और जो भी लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो। फ़रा ने एक और चीज़ भी जो है वो हाईलाइट किया, और वो ये कि उसकी बेटी की डेथ हुई है, उसके चंद दिन बाद वो जब अपनी बेल करा लेता है तो उसके बाद वो पार्टीज़ कर रहा था, उसको किसी किस्म का ना गम था। और ये इनका एक बरादरी सिस्टम है, जब इस तरीके का कोई सानिया होता है, खुदा ना खासा किसी दुश्मन का भी कोई जाता है तो लोग अफसोस करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। सिकंदर को किसी भी किस्म की कोई ना नदामत है, ना उसने उस फैमिली से अफसोस किया है, ना जो है वो ताज़ियत की है, ना वो जाकर ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं, ना वो अपनी बेटी के जनाजे में शरीक हुआ है। आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, 302 की FIR दर्ज हो गई, आपने कुछ किया ही नहीं है। आप पता चला घर पे जाओ तो आप पे एक और FIR दर्ज हो जाए। अगर फ़ोन करे तो बोले हमें थ्रेट दे दिया है। उनकी फैमिली का ये भी कहना है कि हमें थ्रेट्स भी हैं, सही है। जिसकी वजह से उन्होंने अपने सही है। घर के बाहर अब वो गार्ड्स खुद ही- भी अब वो रखे खुद हैं। ही कह रहे हैं हमने पार्टीज में भी जा रहे हैं। मतलब जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे जा रहे होते हैं तो इट मीन्स कहीं आप गलत है। आप इस केस को किस नज़र से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा, वो बेहतर फैसला करेगी। नाज़रीन, हम भी यही चाहते हैं कि इंसाफ हो। इस अफसोसनाक साने की पुलिस तहकीकात जारी हैं और बहुत जल्द इसके हकाइक मंजर आम पे आ जाएंगे, लेकिन आपस की नाइत्तेफाकी, रंजिश और कदूरत ने इंसानियत का एहतराम ख़त्म कर दिया है और रिश्तों पर से एतबार उठता जा रहा है। माशरती सतह पर होने वाले ऐसे वाक़यात पूरी सोसाइटी के लिए एक बदतरीन मिसाल हैं कि किस तरह मामूली बातों पर बड़े तनाज़ात जानलेवा साबित होते हैं और जुर्म का रास्ता हमवार करते हैं। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।